Hello students, today we are going to discuss what will be the electric potential due to an electric dipole. किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसकी कैलकुलेशन हम आज करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि if two equal but opposite charges are separated by some distance, then this kind of arrangement is known as electric dipole, as you can see on the board here, minus q and plus q separated by a distance to a, O being the center of this kind of arrangement is called dipole. There are two directions, that's why it is called dipole. One is for minus charge and another is for plus charge. Now we are going to find out what will be the electric potential due to this arrangement of charges, equal but opposite charges. तो किसी पॉइंट पर हम निकालना चाहते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि वो पॉइंट कहाँ है, वो पॉइंट इसकी एक्सिस पर है, एक्सियल लाइन पर है कि कहीं भी है। तो हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि ये पॉइंट कहीं भी है, ये पॉइंट भी यहाँ पर है, ठीक। और इस पॉइंट P पर इस माइनस क्यूब चार्ज की वजह से और इस पॉइंट P पर इस प्लस क्यूब चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ये हम निकालने जा रहे हैं। बाद में हम केस लगाएंगे, देखेंगे कि अगर ये पॉइंट P एक्सियल लाइन पे हो डाइपोल की, इक्वेटोरियल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, तब देखेंगे क्या होगा। तो हमने कहा ये सेंटर है और ये हमने एक डाइपोल A और B मान लिया है। ये R2 डिस्टेंस पर है, ये R1 डिस्टेंस पर है। मैं कहने का मतलब क्या है, जो पॉइंट P है वो प्लस चार्ज से R2 डिस्टेंस पर है और माइनस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर है, ठीक। ये डाइपोल के साथ कोई एंगल बना रहा है सेंटर के साथ पॉइंट P, और वो एंगल हमने मान लिया है, वो एंगल हमारा है थीटा, और सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है R, ठीक। अब याद रखिएगा कि ये 2A है। मैं अभी थोड़ा कॉम्पैक्ट हो रहा है चीजें, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ। अब आपने डाइपोल वाले चैप्टर में, खासकर जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कशन है, वहाँ पढ़ा होगा कि डाइपोल के केस में जितने भी मेजरमेंट होंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया हो ड्यू टू ए डाइपोल, कुछ भी, वो सारे हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल से किए थे। यहाँ भी वही काम होगा। आप नॉर्मली बुक्स में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट डेरिवेशन मिलेगा, बट इस बात को समझिएगा कि जो पॉइंट P है वो कहीं भी हो, लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल O से ही होगा। वो माइनस से R1 डिस्टेंस पर है, प्लस से R2 डिस्टेंस पर है, लेकिन एक सिचुएशन पे हम R1 और R2 को सेंटर से डिस्टेंस के टर्म में, दैट इज R के टर्म्स में इन दोनों चीजों को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास क्या है, AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और हमने AP को क्या माना है, AP is R1, okay, BP is R2, OP is R, and angle POB is theta. Now what will be the electric potential at point P? So electric potential due to one charge or too many charges follows the superposition principle, means algebraic sum, और algebraic sum में we must encounter the sign of the quantity. तो total potential at point P due to plus charge क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught charge upon distance of point from the charge Q upon R2, प्लस था, प्लस algebraic sum कर रहा है। दूसरा क्या होगा, माइनस Q 1/4 pi epsilon naught upon R1। अलजेब्रिक सम हो गया, पहला प्लस, हमने बताया भी था लास्ट लेक्चर्स में कि पोटेंशियल प्लस चार्ज की वजह से प्लस, माइनस की वजह से माइनस। तो अब सम करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और दोनों टर्म से Q/4 pi epsilon naught कॉमन मिल सकता है हमें। सो वी हैव 1/R2 minus 1/R1। This is the electric potential at point P due to this electric dipole. But this derivation is still incomplete. We don't know about R1 and
R2. What we know? We only know about the dipole, its center and the total distance. So what we should do? I have earlier said that we must take observation through this center of the dipole. डायपोल का सेंटर क्या करेगा? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये डिस्टेंस तो a है, ये भी डिस्टेंस a है, क्योंकि टोटल डायपोल लेंथ कितनी थी? 2a थी। मैंने इससे पहले डेरिव बना दिया था, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ, 2a है। तो ये सेंटर इसको a और a में डिवाइड कर देगा। तो हमें करना क्या है? इसके टर्म में इसको लिखना है। तो हमने एक सिंपल सी मैथमेटिक्स लगानी है कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहाँ खिसकाना है। तो हमने क्या किया? इस लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लिया और फिर A से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। 2a आप लोग दिमाग में रखिएगा। फिर से समझिए, ऑब्जर्वेशन यहां से लेना है, तो हमने क्या किया? इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस लाइन पर, एक्स्ट्रा वाले को हमने मिटा दिया। ये पॉइंट है C, यानी AC जो है वो परपेंडिकुलर है अपॉन CP। ठीक, ऐसे ही हमने क्या किया? ये थीटा है, आप लोग याद रखिएगा। B से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किस पर? OC पर, और इसको कह दिया D पॉइंट है। ये R है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, यानी BD परपेंडिकुलर टू OC। एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर ये हो गया, दोनों ही एंगल क्या है? थीटा। ये डिस्टेंस भी A है, ये भी डिस्टेंस A है। दिख रहा है कैमरे में? अब समझिए बात को, इसको हम इसके टर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक, नाउ R1 की वैल्यू है AP, और AP को अब इसके टर्म में लिखिए। AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है CP। ज्योमेट्री से देख लीजिए कि ये आर्म और ये आर्म बराबर है, क्योंकि दोनों लगभग एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कह सकते हैं, और थीटा एंगल बहुत बहुत कम है। AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है CP, और CP दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? OC प्लस OP। देखिए आप, OC प्लस OP, और CP किसके इक्वल बना है? OC प्लस OP। OC की वैल्यू आपको पता है? OC की वैल्यू हमें नहीं पता, हम OC निकालेंगे अभी। देखिए इस ट्रायंगल में AOC में cos थीटा अगर हम लगाएं, cos थीटा लगाएं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया OC अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई A, तो OC की वैल्यू क्या मिल जाएगी? A cos थीटा, यानी ये वैल्यू हो गई A cos थीटा। ये अगर A cos थीटा है तो ये भी A cos थीटा आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में ये आर्म कॉमन है। सिमिलरली, और अगर आपको लगता है कि नहीं आएगी तो आप इस ट्रायंगल को लेके कर लीजिएगा, OD भी A cos थीटा हो जाएगा। तो OC की वैल्यू क्या हो जाएगी? A cos थीटा, और OP की वैल्यू क्या है हमारे पास? R, पहले ही हमने कंसीडर कर रखा है, तो इसको पहले लिख देता हूं, R प्लस A cos थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। देखिए R1 की वैल्यू सेंटर से डिस्टेंस यानी R के टर्म में आ गई। यही तो हमारा मकसद था, यानी A से P तक जाने के लिए हम डायपोल एक्सिस से एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस OC पर चले हैं, लेकिन यही चीज B से शुरू करने के लिए वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमें कम चलनी पड़ रही है। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा? R2 देखिए किससे मिलके बना है? R2 को हम लिख सकते हैं, BP क्या है हमारा? देखिए BP है, R2 से ही लिखते हैं, R2 हमारा BP है। BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू DP। ठीक, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, वही। अब DP किससे मिलकर बना है? OP माइनस OD। ज्योमेट्री से OP माइनस OD। एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ OP? OP इज इक्वल टू R, और OD की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है A cos थीटा। तो आप देख रहे होंगे
कि R1 के लिए हमें ये एक्स्ट्रा टर्म की जरूरत थी a cos थीटा की, और BP के लिए हमें इस एक्स्ट्रा टर्म की जरूरत नहीं थी। तो एक में ऐड हो रहा है, एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो R1 की वैल्यू r प्लस a cos थीटा, R2 की वैल्यू r माइनस a cos थीटा, ये दोनों वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आवर कैलकुलेशन देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। ऊपर से ही लिखना शुरू करता हूं मैं। देखिए एक टर्म तो यहाँ आ ही जाएगा, VP क्यू, ये यहाँ पे रख रहे हैं वैल्यू, Q/4πε0 कॉमन ही चल रहा है। 1/R2, R2 की वैल्यू है 1/r माइनस a cos थीटा माइनस 1/R1 r प्लस a cos थीटा। ठीक है, चलिए ऊपर चलते हैं इसको। अब वैल्यू हमने लिख ली है, एलसीएम लीजिए। तो r प्लस a cos थीटा, r माइनस a, r कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा, मैं पूरा लिख दूं या आप लोग वैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए, r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर, अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमने r को मान लिया, b इस टर्म को पूरा मान लिया। तो यहाँ कैंसिल क्या हो रहा है, r कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, हमने क्या बचा, वी आर with a cos theta and a cos theta, this is 2a cos theta upon r square minus a square cos square theta. This is the potential at point P. अब देखिए R2 और R1 गायब हो गए, सारा मेजरमेंट हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल से है, यानी इन टर्म्स ऑफ R, और जो डाइपोल की लेंथ थी उस टर्म में। अब देखिए क्या करने वाले हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगाने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो a cos थीटा की वैल्यू है, a cos थीटा की वैल्यू है, वो r के कंपैरिजन में कम है, देयरफॉर वी कैन इग्नोर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। जो पॉइंट P की डिस्टेंस है वो a cos थीटा से बहुत बहुत बड़ी है, ग्रेटर है, इसलिए हमने इस टर्म को इग्नोर कर दिया। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, Q/4πε0 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक, अब आप याद करिए, डाइपोल मोमेंट होता है एक चीज, और डाइपोल मोमेंट P किसके इक्वल होता था, Q इंटू 2a के। तो Q इंटू 2a यहाँ मिल रहा है, उसको हम डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। This is the electric potential at any point P from the dipole. Up, now we can go with the two cases. First one is if the point P is at axial line of the dipole, मतलब ये point P उठ के इस लाइन के अलॉन्ग आ जाए। चलिए लगाते हैं, ऊपर का मैं इरेज कर रहा हूं। केस 1, if P lies at axial line of the dipole, कहने मतलब P उठ के यहाँ आ जाए। P अगर यहाँ आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए, तब कोई थीटा एंगल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके पैरेलल हो गया इस इक्वेशन में। देन बाय इक्वेशन 1 थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल 1/4πε0 P अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब अगला केस वो है कि अगर ये पॉइंट P उठ के इस डाइपोल के सेंटर पे आ जाए, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाए, तब थीटा कितना हो जाएगा। केस 2 में है इफ P lies at an equatorial point, इक्वेटोरियल लाइन कह देता हूं मैं, या इक्वेटर पे है अगर P, तो
तो इक्वेटर पे आएगा तो डायपोल के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। देन थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देन बाय इक्वेशन वन में भैया थीटा की जगह 90 रखो, cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 90 वो हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर कोई भी हमें पोटेंशियल नहीं मिलेगा। केवल कहाँ मिलेगा इक्वेटर के अलावा कहीं भी हो वो पॉइंट पी वहां मिलेगा, एक्सियल लाइन पर मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अब वो पॉइंट पी किसी भी एंगल पर हो, आप थीटा की वैल्यू लिख के चले जाइए, डजंट मैटर। बस एक बात याद रखिएगा, डायपोल के केस में सारे मेजरमेंट सेंटर ऑफ द डायपोल से होते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि R1 R2 जब था हमारे पास तो सर को ये तमाशा करने की जरूरत क्या थी, आर के टर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में आप सारा मेजरमेंट कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से लेते हैं ना, क्यों, क्योंकि वो चाहे पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सबका मेजरमेंट आप ओरिजिन से करते हैं। तो पॉइंट पी कहीं भी हो, हमारे लिए वो ओरिजिन डायपोल का सेंटर है और वहां से ही सारे मेजरमेंट जस्टिफाई होते हैं। इसलिए R1 की वैल्यू हमने R के टर्म में निकाली, R2 की वैल्यू भी R के टर्म में निकाली। तो जो हमारा मेजरिंग पॉइंट था, जो ओरिजिन था, वो सभी के लिए सेम हो गया, इसलिए हमें रिजल्ट सही मिलेंगे। तो अब आप बेसिक डिफरेंस समझिए कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, उसमें जो पोटेंशियल था वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल था टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। और किसी पॉइंट चार्ज के केस में आप पीछे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू थी 1/4πε0 Q/r²। यहाँ आई थी Q/r, यहाँ आई थी P/r²। तो ये फर्क है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस, और ये उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाएंगे, वो पॉइंट दूर जाएगा, उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत तेजी से रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू द केस ऑफ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में इतनी तेजी से नहीं होगा, जबकि यहाँ पर बहुत तेजी से रिड्यूस होगा। दूसरा, पॉइंट चार्ज में डिपेंडेंसी टोटल और टोटल उस पॉइंट डिस्टेंस पर थी कि वो पॉइंट किस डिस्टेंस पर है, लेकिन यहाँ ये भी डिपेंड कर रहा है कि वो पॉइंट डायपोल के साथ, डायपोल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। 90 के केस में 0 मिल जा रहा था, 0 के केस में हमें मैक्सिमम मिल जा रहा था एक्सियल लाइन पर। तो ये थोड़े बेसिक डिफरेंसेस हैं। अगला एक पॉइंट है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में अब डिस्कस करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है। पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होने का मतलब क्या है? पोटेंशियल क्या है? इट इज मेयरली द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू ए पॉइंट इन द फील्ड। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? उसी फील्ड पर दो पॉइंट्स के बीच में अगर उस चार्ज को कैरी करना है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है, कांस्टेंट है, तो ऐसी सरफेस कहलाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी कंडक्टर की जो सरफेस होती है, चार्ज कंडक्टर की, मेटल कंडक्टर की, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। यानी इन गोइंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट टू अनदर पॉइंट वर्क डन विल बी 0, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस VA है, VA है, और यहाँ पोटेंशियल VB है। अब मान लिया जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें ये कहता है कि ये जो सरफेस है, ये यहाँ वर्क डन 0 होगा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं, प्रूफ भी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी किसी भी टेस्ट चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाइए, कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, मान लिया
एक टेस्ट चार्ज है जो ए से बी तक ले जाया जा रहा है, ए पर पोटेंशियल वी है, बी पर पोटेंशियल वी बी है। तो टेस्ट चार्ज को ले गए हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या है वर्क डन का, W क्या होता है, क्यू वी। तो Q की जगह पे Q नॉट है, V की जगह पे वो नेट पोटेंशियल, और वो नेट पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VB। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, A से B तक जाने में WAB, Q नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VA माइनस VB। और इक्विपोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सरफेस पर वो होगा जीरो, यानी VA माइनस VB क्या होगा, जीरो। जब ये टर्म जीरो हो गया तो वर्क डन WAB क्या हो जाएगा, जीरो। अब दूसरा, अगर कोई हम नॉर्मल ड्रा करते हैं किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इस पे हमने ड्रा कर दिया ये नॉर्मल, इट विल ऑलवेज प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमेशा बताएगा। दूसरा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वहां पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और एक ही पॉइंट पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाई वी नीड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं ये कह रहा था कि अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरूरत क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक चीज आपने नोट करी होगी अभी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर कोई हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन में भी देख चुके हैं कि विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस खींचते हैं, यानी कहीं ना कहीं दोनों चीजें, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये भी आइडिया देती है कि व्हाट वुड हैपन ऑन ए चार्ज इफ इट एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर क्या होगा, और गिव अ लिटिल आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली फील्ड की डायरेक्शन तो बताती है, साथ ही साथ ये स्ट्रेंथ को भी डिनोट करता है। जैसे हमने ये एक लाइन ये खींची और यहाँ लिख दिया 60 वोल्ट, एक लाइन खींची ये प्लस 50 वोल्ट, ये प्लस 40 वोल्ट, ये सक्सेसिव ऑर्डर में प्लस 30 वोल्ट। अब आप देख रहे होंगे कि 60 और 50 के बीच का सेपरेशन थोड़ा क्लोजर है, उसके बाद थोड़ा वाइडर हो गया, और ये सबसे वाइडेस्ट हो गया, यानी इसकी स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में जाता है, इसके कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी गेट अ क्लोजर पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को, सो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव सरफेस इज द सेम, यहाँ सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट है 10 वोल्ट का, तो वी ऑब्टेन ए सॉर्ट ऑफ कंटूर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंटूर का मतलब मैथमेटिक्स का एक वर्ड है कंटूर, कंटूर का मतलब होता है किसी की आउटर सरफेस का शेप, किसी सरफेस की बाह्य आकृति, आउटर सरफेस शेप। तो उसका एक तरीका मिल जाएगा, कंटूर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल जाएगा, और इनके बीच की स्पेसिंग देगी हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट क्या होता है। बेसिकली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये पढ़ा होगा आपने। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये कुछ ऐसा ही है, ये आगे चल के आएगा, अगर जरूरत पड़ी तो डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, पढ़िए, समझिए और बताइए। थैंक यू।